नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में एंग्लो सिख रिलेशंस के अंतर्गत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और पिछले वीडियो में यह बताया गया था कि महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब की 12 मिसलों को संगठित करके और इसके पश्चात लाहौर और कश्मीर के प्रदेश को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और इसीलिए रणजीत सिंह को पंजाब का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध न तो युद्ध नीति में और न ही कूटनीति में रणजीत सिंह को अधिक सफलता मिली और इसीलिए अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के मध्य स्थापित हुई थी, उसमें मूल रूप से रणजीत सिंह की शक्ति में अत्यधिक कमी आई। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में स्थिति और अधिक खराब हुई। पंजाब साम्राज्य पुनः फिर एक बार अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया और मुख्य रूप से जो सेना थी पंजाब की, वो सबसे अधिक शक्तिशाली होकर के उभरी और खालसा पंचायत के रूप में उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी और खालसा पंचायत अपनी इच्छा से अपने शासक निर्धारित करने लगी। इसी प्रकार सिख समुदाय में भी आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया और इसीलिए यह स्थापित हो गया कि पंजाब में सिखों की स्थिति अब कमज़ोर होने लगी है। 1839 से 45 के मध्य में जो पंजाब की स्थिति थी, उसका विवरण इस तरह से किया जा सकता है कि उन्हें शासित करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए पंजाब में एक अवयस्क शासक था जो नाबालिग था। उसके संरक्षक कमज़ोर थे और उसके जो प्रमुख सिख सरदार थे, उनमें आपस में हमेशा मतभेद रहते थे और स्वाभाविक है कि यह स्थिति कोई बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थी और ऐसी स्थिति में जो सिख सेना, जिसे खालसा पंचायत के रूप में जाना गया, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और यह स्थिति न तो शासन और न ही प्रजा के लिए हितकर थी और इसका नुकसान पंजाब के प्रदेश को हुआ। अंग्रेज़ भी इस स्थिति से वाकिफ़ थे और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहते थे और उन्होंने एक विशाल सेना पंजाब की सीमाओं पर तैनात कर दी और इससे पंजाब में खालसा फ़ौज को इस बात पर विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ अब पंजाब पर आक्रमण करना चाहते हैं। खालसा सेना ने सतलुज नदी को पार किया और इतना ही बहाना अंग्रेज़ों के लिए पर्याप्त था कि वे युद्ध की घोषणा कर दें और लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। हालांकि अगर स्थितियों का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से सिखों ने जो पूर्व की संधियां थी उनका उल्लंघन नहीं किया था और बाद में इस बात को कैंपबेल ने भी स्वीकार किया था, जिसने ये लिखा था कि इतिहास में ये लिखा हुआ है कि सिख सेना ने हम पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेज़ी सीमाओं में प्रवेश किया, परंतु अधिकांश व्यक्तियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने बाहर की छावनियों पर आक्रमण भी नहीं किया और न ही वे हमारी सीमाओं में आए। वे नदी पार करके अपनी ही सीमा में आए थे। इस प्रकार
यह स्पष्ट है कि मूल रूप से अंग्रेज़ स्थिति का लाभ लेना चाहते थे और पंजाब की सिख सेना की थोड़े से मूवमेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ने को उन्होंने युद्ध का कारण मान लिया और इस प्रकार से दोनों के मध्य प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य 3 स्थानों पर संघर्ष हुए। पहला संघर्ष पंजाब में फिरोज़पुर के पास मुदकी नामक स्थान पर हुआ। इसके पश्चात फिरोज शाह नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ और अंतिम संघर्ष सुबराव के मैदान में हुआ। तीनों ही युद्धों में, संघर्षों में सिख सेना मूल रूप से अपने ही साथियों के विश्वासघात के कारण कमज़ोर स्थिति में आ गई। लाल सिंह ने सिख सेना की पूरी योजना अंग्रेज़ों को बता दी। तेज सिंह युद्ध के प्रारंभ होते ही युद्ध के मैदान से निकल गया और इस प्रकार से जो प्रमुख सिख सरदार थे उन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। हालांकि इसके बावजूद भी सिख सेना ने संघर्ष किया, लेकिन 1845 दिसंबर और जनवरी 1846 के इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पूरी तरह से पराजित हुई। लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी पराजय के लिए उनकी सैनिक की कमज़ोरी को नहीं एक कारण माना जा सकता, बल्कि इसके लिए उनके जो सरदार थे, प्रमुख थे, उनके स्वार्थों को दोषी माना जा सकता है। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों और सिखों के बीच लाहौर की संधि स्थापित हुई और इस संधि के अनुसार दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया और उसके अवयस्क होने के कारण एक संरक्षिका को स्वीकार किया गया। लाल सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि यद्यपि सिख राज्य की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। सतलुज नदी के बाईं ओर के सभी प्रदेश अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। उन्हें जालंधर का प्रदेश और व्यास नदी के आसपास का प्रदेश भी प्राप्त हुआ। क्षतिपूर्ति के रूप में एक विशाल रकम 1.5 करोड़ की तय की गई, लेकिन क्योंकि यह राशि रुपयों में, करेंसी में अदा नहीं की जा सकती थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने कश्मीर को पंजाब से प्राप्त करके उसे पंजाब से अलग कर दिया। पंजाब के महाराजा की सेना की संख्या सीमित कर दी गई और उसके घुड़सवारों की सीमा पर भी अंकुश लगाया गया और यह भी तय किया गया कि पंजाब के महाराज किसी भी विदेशी व्यक्ति को बिना अंग्रेज़ों की स्वीकृति के अपने यहाँ नियुक्ति नहीं देंगे। इस प्रकार से यह तय हुआ कि मूल रूप से पंजाब प्रदेश अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गया। लाहौर की संधि से मुख्यतः कई लोग पंजाब में संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए दिलीप सिंह के मंत्री लाल सिंह के कहने पर कश्मीर में एक विद्रोह हुआ और अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करके दिलीप सिंह को इस बात के लिए बाध्य किया कि लाल सिंह को मंत्री के पद से हटाया जाए और इसके पश्चात पंजाब और अंग्रेज़ों के मध्य एक नवीन संधि हुई जिसे भैरोवाल की संधि कहा जाता है। सिख राज्य के शासन प्रबंध के लिए 8 सिख सरदारों की एक संरक्षक परिषद गठित की गई, जिसे एक ब्रिटिश रेजिडेंट की देखरेख में रखा गया और परिषद के संगठन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए
गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक की गई और यह व्यवस्था महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक के लिए थी। लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या का निर्धारण नहीं किया और यह संख्या गवर्नर जनरल की इच्छा पर रखी गई, लेकिन इस सेना के रखरखाव का पूरा खर्च पंजाब को देना था। इस प्रकार से भैरोवाल की संधि के द्वारा यह रहा कि पूरा पंजाब का जो प्रदेश है वह लगभग अंग्रेज़ों के अधीन आ गया और यह कहा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की पूरी तरह से विजय हुई।